हेलो बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोग अपनी कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीरीज चला रहे हैं और उसकी 2 वीडियोस मैं आपको पहले ही भेज चुका हूं, जिसमें से पहला था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने अगले चैप्टर के बारे में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हाँ, अगर आपने वो दोनों चैप्टर्स कवर नहीं किए हैं तो पहले आप उन दोनों की वीडियोस जाकर देखिएगा, फिर आप ये वाला चैप्टर शुरू कीजिएगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आप जरा इस चैप्टर के कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ। आइए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड के अंदर, इसके अंदर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और इसका पहला हिस्सा जो कि हमारा क्या है, एमसीक्यू बेस्ड। आओ इसका पहला एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जरा देखिएगा मेरे साथ। On admission of Paras, a partner, capitals of Raghav and Madhav after all adjustments were rupees 5 lakh and 4 lakh respectively। कह रहे पारस के आने के बाद दोनों की कैपिटल बता रहे हैं 5 लाख और 4 लाख। Their capitals before admission of Paras were 450 and 480। आपको पता होगा जब एक पार्टनर आता है तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो यहां से आकर यहां हमें क्लोजिंग बैलेंसेस देता है और फिर कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए हम अपने कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को एक्सटेंडेड अकाउंट में नीचे ले आते हैं। तो यहाँ पर ब्रॉट डाउन की जो वैल्यू मुझे दे रखी है, ब्रॉट डाउन की वैल्यू एक की कितनी दे रखी है, इसकी दी है 4.5 लाख और दूसरे पार्टनर की वैल्यू दी है 4,80,000। और ऊपर क्या कह रहा है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि जो उनकी नई कैपिटल है वो 5 लाख और 4 लाख है। तो यानी कि आपको जो कैरिड डाउन की वैल्यू दे रखी है, तो कैरिड डाउन की वैल्यू कितनी है, एक की 5 लाख है और दूसरे की 4 लाख है। अब क्वेश्चन में होता क्या है, जब हम यहां पर उनके कैपिटल्स को एडजस्ट करते हैं तो वो पैसे मंगवाकर या पैसे लौटाकर हम उसे ठीक करते हैं। पर यहां पर वो क्या कह रहा है, अगर किसी पार्टनर का सरप्लस है तो सरप्लस हमें कैसे एडजस्ट करना है, कैपिटल अकाउंट का जो सरप्लस है वो हमें कैसे एडजस्ट करना है, थ्रू करंट अकाउंट्स। मतलब पैसे का लेन देन करने के लिए वो मना कर रहा है, करंट अकाउंट हमें यूज करने हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो यहां पर सरप्लस किसका आया हुआ है, राघव के केस में तो बल्कि मुझे 50,000 और मंगवाने हैं, मतलब उसका तो डेफिसिट आया हुआ है। तो माधव के केस में आप यहां चेक कीजिए, माधव की एग्जिस्टिंग कैपिटल इज 4,80,000 और माधव की कैपिटल जो हमें नहीं चाहिए दैट इज 4 लाख। तो बल्कि हमारे पास इसका सरप्लस है तो हमें ये 80,000 उसे लौटाने हैं, जो कि बैंक यानी कि कैश के फॉर्म में नहीं देने हैं, तो करंट अकाउंट के फॉर्म में देने हैं। तो यहां पर 80,000 की एंट्री हमें डालनी होगी क्योंकि वो खाली सरप्लस के लिए कह रहा है। तो हमारा जो फोकस है वो सिर्फ माधव के ऊपर रहेगा। अब माधव के केस में अगर मैं जर्नल एंट्री डालूं तो मुझे उसकी नई कैपिटल जो चाहिए वो चाहिए 4 लाख और हमारे पास उसकी पुरानी कैपिटल है 4,80,000। तो यहां पर माधव की जो कैपिटल है वो मुझे कम करनी पड़ेगी और कम करने के लिए मुझे 80,000 डेबिट करना पड़ेगा और इसको करने के लिए मुझे क्या यूज करना है, करंट अकाउंट। तो मैं यहां पर क्या क्रेडिट करूंगा, माधव का करंट अकाउंट 80,000। तो ये एंट्री मेरी बन रही है। इस एंट्री के हिसाब से मेरा जो आंसर बन रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माधव का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और माधव का करंट अकाउंट 80,000 से क्रेडिट हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए बेटा, एक और एमसीक्यू शुरू करते हैं। देखिएगा जरा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। रवि एंड किशन आर पार्टनर्स इन अ फर्म और उन्होंने चित्रा को एडमिट किया है और चित्रा के आने के बाद क्वेश्चन में नया रेशो दिया हुआ है। तो इस हिसाब से मुझे यहां पर साफ पता लग रहा है कि चित्रा का शेयर कितना था। चित्रा का शेयर है बेटा 4/12। 4/12 को आप यहां पर 1/3 भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इफ रवि एंड किशन मेड इक्वल सैक्रिफाइस टू एकोमोडेट चित्रा। मतलब चित्रा को का जो शेयर है उसका आधा हिस्सा रवि ने दिया है और उसका आधा हिस्सा किशन ने दिया है। क्वेश्चन में मांगा क्या है आपसे, ओल्ड रेशियो मांगा है। तो बेटा यहां पर एक बात सोचिए, चित्रा जो टोटल शेयर के लिए आई है वो 1/3 के लिए आई है। अगर मैं इसका आधा आधा यानी कि 2 पार्ट कर दूं तो वो 1/6 और 1/6 आ रहा है। तो चित्रा ने ये वाला हिस्सा किससे लिया है, ये उसने रवि से लिया है और चित्रा ने ये वाला हिस्सा ये किससे लिया है, ये किशन से लिया है। तो अगर रवि और किशन ने ये वाले हिस्से सैक्रिफाइस किए हैं तो उनका हिस्सा इतने से घट गया होगा। तो अगर मैं रवि के इस हिस्से में इसे जोड़ दूं
और किशन के इस हिस्से में अगर इसे जोड़ दूं तो मुझे उनके पुराने शेयर मिल जाएंगे। तो देखिए ज़रा यहाँ पर, तो रवि का मुझे ओल्ड शेयर निकालना है और सिमिलरली किशन का भी मुझे यहाँ पर ओल्ड शेयर निकालना है। तो रवि का नया शेयर कितना है 5/12 और किशन का नया शेयर कितना दिया है 3/12। तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा ये वाला 1/6 और ये वाला 1/6 इसमें ऐड हो जाएगा। अब मुझे इनका एलसीएम करना होगा, तो एलसीएम करते हैं। यहाँ पर ये आ गया 12, तो दिस इज 5 + 6 2 आ गया। और इसके अंदर अगर मैं जाऊँ तो एलसीएम आ गया मेरा 12, तो ये आ गया 3 + 2, तो यहाँ पर आ गया 7/12 और इसका कितना आ गया 5/12, तो 7:5। तो अकॉर्डिंगली योर आंसर शुड बी ऑप्शन बी। तो अब लोग बढ़ेंगे, अब हमारे एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं तीसरा एमसीक्यू क्या कहता है। देखो बेटा, ये वाला एमसीक्यू क्या कह रहा है, ए और बी पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था 5:3 और फिर उन्होंने किसे एडमिट किया है सी, और सी के आने के बाद क्वेश्चन में नया रेशो दिया हुआ है। तो यहां पर आप ओल्ड और न्यू रेशो दोनों को कंसीडर करके सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते हैं। तो जब आप यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो 2:1 आ रहा है। जब आप इस रेशो को अप्लाई करोगे वो क्लियरली नजर भी आ रहा है, पर वो डायरेक्ट अप्रोच है। इनडायरेक्ट अप्रोच मतलब आपको लिख के खुद निकालना पड़ेगा। तो यहां पर क्या कह रहा है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, कह रहा है जिस दिन सी आया, सीज शेयर ऑफ गुडविल कितना कैलकुलेट हुआ है, सी को 42,000 रुपीज की गुडविल लेकर आनी थी, आउट ऑफ विच सी ओनली ब्रिंग ₹18,000 इन कैश। 42,000 रुपीज उसे लेकर आने थे, पर वो लाया सिर्फ 18,000 है। और आपको पता होगा इस केस में जितना प्रीमियम का हिस्सा वो नहीं लेकर आता है वो हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, यानी कि वो प्रीमियम कैश में लाए या ना लाए उससे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो लाया है तो वो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं लाया है तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करके ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो मतलब वो प्रीमियम लाए या ना लाए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को पूरे 42,000 यानी कि 42,000 ही मिलेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वो क्या कह रहा है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी, कह रहा हम उन्हें कितने रुपए से क्रेडिट करेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि वो प्रीमियम कैश में लाए या ना लाए, ए और बी का कैपिटल अकाउंट में 42,000 ही बांटा जाएगा। और 42,000 बांटने के लिए हम कौन से रेशो को यूज करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो को यूज करेंगे। तो उस हिसाब से हमारे आंसर में अगर हम जाएं तो ये मेरे आंसर्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहां ए और बी को टोटल 18,000 मिल रहे हैं और यहां ए और बी को टोटल 24,000 मिल रहे हैं। तो यहां पर दो ऑप्शन रह गए, ए और बी, ए और डी। तो बेटा अगर मैं देखूं कि यहां पर ए को ऑप्शन 1 में 26,250 और बी को 15,750 मिल रहे हैं, और ऑप्शन डी में ए को 28,000 और बी को 14,000 मिल रहे हैं, जबकि ये वाला अगर मैं देखूं तो ये मेरे रेशो को भी फुलफिल कर रहा है। तो उस हिसाब से योर आंसर शुड बी ऑप्शन डी। आओ आगे बढ़ते हैं इसी रेस में। देखो बेटा एक और एमसीक्यू है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड चल रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिएगा, सन और मून दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 2:1 था पुराना। स्टार को इन्होंने एडमिट किया है और स्टार के आने के बाद यहां पर नया शेयर आपको दिया गया है 433। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है यानी कि 3/10, ये हिस्सा किसका है, ये स्टार का हिस्सा है। अच्छा, स्टार अपने साथ क्या क्या लेकर आया, कह रहा है 50,000 रुपए की मशीन लेकर आया और 10,000 रुपए का स्टॉक लेकर आया और 5,000 रुपए के डेटर्स लेकर आया। अगर मैं इन तीनों चीजों को जोड़ दूं तो इन तीनों की जो टोटल वैल्यू आ रही है इट इज 65,000। अच्छा, वो 65,000 दो चीजों के लिए लाया है, कैपिटल और गुडविल दोनों इसी के अंदर हैं। तो अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो कैपिटल और गुडविल दोनों चीजें हैं। अब नीचे क्या कह रहा है, उसकी कैपिटल कितनी थी, कह रहा कैपिटल 50,000 थी। अगर कैपिटल 50,000 थी तो यानी कि गुडविल का हिस्सा उसका कितना हो गया 15,000। अच्छा, 15,000 का हिस्सा वो इस शेयर के लिए लाया है। क्वेश्चन में मांगा क्या है, फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म। तो अगर मैं 15,000 को जो कि उसका शेयर है
कितने हिस्से के लिए वो 3/10। तो अगर मैं उसे 10/3 से यानी कि उसके रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल। तो इसका आंसर यहां पर जो आ रहा है, आंसर आ रहा है 50,000। तो देखते हैं ऑप्शन क्या रहेगा, इसका ऑप्शन रहेगा डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले हिस्से के लिए। चलिए बेटा, अब हम इसी का अगला हिस्सा ट्राई करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और मैक्सिमम बच्चों का कंफ्यूजन का रीजन है ऑप्शंस को ध्यान से ना पढ़ना। देखिएगा जरा इसके अंदर, आइए असर्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है न्यूली एडमिटेड पार्टनर मे ब्रिंग गुडविल इन कैश और काइंड टू कॉम्पेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और पार्टनर्स। कह रहा है जब नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ गुडविल का हिस्सा कैश में भी ला सकता है और कैश के अलावा काइंड में भी, यानी कि कोई एसेट वगैरह भी वो ला सकता है। तो क्या ये वाली बात बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, असर्शन बिल्कुल ठीक कह रहा है। नया पार्टनर अपना हिस्सा गुडविल का कैश में भी ला सकता है और नॉन कैश में भी ला सकता है। रीजन पे आ जाओ जरा। रीजन को जब आप पढ़ रहे हैं तो आप असर्शन को 2 मिनट साइड में रख देना। कह रहा है गेनिंग पार्टनर और पार्टनर्स कंपेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बाय पेइंग गुडविल प्रीमियम। बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिस पार्टनर को गेन हो रहा होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करता है गुडविल के लिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यानी कि ये भी अपने आप में ट्रू है। अब हमें देखना है कि क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है। सोचो, पहली लाइन हमारी कह रही है नया पार्टनर अपना गुडविल का प्रीमियम कैश में भी ला सकता है, नॉन कैश में भी ला सकता है। तो क्या ये उसका रीजन है? नहीं, यहां पर एडमिशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। यहां पर एक नया पार्टनर के एडमिशन के बारे में बात हो रही है। तो ये दोनों लाइनें अपने आप में ट्रू तो हैं, पर इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। सो अकॉर्डिंगली योर आंसर शुड बी, एक बार सारे ऑप्शन चेक कर अगर हम करें, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। पर अगर मैं देखूं तो यहां पर ऑप्शन ए ही फिट हो रहा है, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दिस इज द करेक्ट आंसर। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। चलिए बेटा, एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। असर्शन में क्या बोला गया है, इज इट नेसेसरी टू रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म in case of admission of a partner. It is necessary to revalue assets and liabilities of a firm in case of admission of a partner. ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, जब नया पार्टनर आता है हम अपनी एसेट और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं। रीजन देखते हैं जरा, रीजन पढ़िएगा। It is because the incoming partner is neither put to an advantage nor to a disadvantage due to change in the value of assets and liabilities. असर्शन में बोला है कि जब नया पार्टनर आता है तो हम अपनी एसेट और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं, बिल्कुल ठीक है। रीजन में बोला है ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि आने वाले पार्टनर को रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट का उसे फायदा मिले ना मिले, और रिवैल्यूएशन में अगर लॉस है तो उस लॉस का भी उसे नुकसान ना मिले। तो ऐसा तो बिल्कुल ठीक है। तो देखा जाए तो ये दोनों लाइनें आपस में कनेक्ट है, यानी कि जो पहली लाइन लिखी है उसी लाइन का रीजन सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंगली अपने ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए, यानी कि असर्शन एंड रीजन आर नो बेटा, यहां पर हमारा ऑप्शन बी बनना चाहिए क्योंकि यहां पर तो नॉट यूज हुआ है। असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सॉरी, मैंने इसके लिए बोला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ। चलिए बेटा, अगला हिस्सा कवर करते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या सीख रहे हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चन जो होंगे देखते हैं। आइए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या लगा दिया साथ में, ओनली। इसी की वजह से ये गलत हो गया है। सोचो ना, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट खाली जब बनाते हैं जब पार्टनर आता है? नहीं, जब पार्टनर्स रेशियो चेंज करते हैं या जब रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है, तब भी तो बनता है। तो यानी कि पहली जो स्टेटमेंट है वो तो गलत है हमारी। दूसरे पे आते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज द गेन और लॉस अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स ड्यूरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। हो सकता है आप में से किसी को ये लाइन भी गलत लगे, क्योंकि
शायद आप ऐसा सोचेंगे कि वो सिर्फ एसेट नहीं, वो लायबिलिटीज के बारे में भी बताता है, पर बेटा यहां पर ओनली यूज नहीं हुआ है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट गेन और लॉस बताता है अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। बिल्कुल ठीक तो कह रहा है, मैंने माना वो लायबिलिटीज का भी बताता है पर वो एसेट्स का भी तो बताता है, तो ये वाली लाइन हमारी ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारा यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आइए जरा क्या कह रहा है पहली स्टेटमेंट में, इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो ठीक तो है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग भी डेबिट साइड पे होगी, यानी कि पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरे पे बात करते हैं, मशीनरी ऑफ ₹30,000 सोल्ड एट 35, यानी कि यहां पर गेन हो रहा है, ठीक है, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। गलत कह रहा है ये, अरे उस पर गेन हो रहा है। हाँ, अगर वो सेम वैल्यू पे बिकती 30,000 की 30,000 में बिक जाती तो फिर रिकॉर्ड नहीं होता, पर फिलहाल हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि ये वाली लाइन बिल्कुल गलत है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर यहां पर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीरीज के अंदर ही। चलिए बेटा, कॉम्पिटेंसी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर हमारा लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन, एक वो भी ट्राई करते हैं ताकि हर तरह की प्रैक्टिस हमारी रहे, और इतनी प्रैक्टिस कर डालेंगे कि एंड तक जाते जाते कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी नॉर्मल लगने लग जाएंगे। बस यही हमारा मकसद है। आइए, विनोद एंड मयंक पार्टनर्स हैं पिछले 5 साल से। विनोद को मिलता है 75% हिस्सा और मयंक को मिलता है 25% हिस्सा, यानी कि उनका एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है, 3:1 है, ठीक है। क्या रहा, उनकी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। बेटा इसमें तो बड़ी लंबी कहानी दे रखी है, पर अगर आप ठीक से देखो तो पहले क्वेश्चन के लिए हमें इतनी लंबी कहानी की जरूरत ही नहीं है। देखो मांगा क्या है, कह रहा है द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी, ले खोदा पहाड़ निकला चूहा। देखो जरा होगा क्या, इसमें आपने क्या करना है, यहां पर जो नया पार्टनर आ रहा है युवराज, वो कितने के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। अब बाकी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं रेशियो के रिगार्डिंग, तो हम क्या करेंगे, अगर युवराज का शेयर 1/4 है तो टोटल शेयर हम 1 लेते हैं, और युवराज को 1/4 देने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा, जो कि क्या रहेगा 3/4, तो 3/4 को हम इनके पुराने रेशियो में ही बांट देंगे, और इनका पुराना रेशियो मैंने अभी लिखा था यहाँ पर 3:1। तो जब मैं 3/4 को बांटूंगा तो 3/4 को 2 हिस्सों में बांटेंगे, 3/4 का 3/4 और 3/4 का 1/4। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर इसका जो हिस्सा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9/16, और इसका हिस्सा आ रहा है हमारा 3/16। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, और नए पार्टनर का शेयर मुझे यहां पर दिया हुआ है। तो पहला हिस्सा है मेरा विनोद का, दूसरा हिस्सा है मयंक का, और तीसरा हिस्सा है युवराज का। तो उसके अगर मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूं तो यहां पर मेरा आंसर क्या आ रहा है, 9:3:4। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। इसी का केस बेस्ड का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आइए जरा। उसी क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, कह रहा है युवराज कितना प्रीमियम कैश में लेकर आया, देखते हैं, आओ जरा पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है युवराज ब्रिंग ₹3 लाख एज कैपिटल। ले मांग तो यहां पर वो गुडविल का रहा है ना, तो छोड़ो इस लाइन को, आगे आओ। कह रहा है ही कुड ब्रिंग ओनली 40% ऑफ हिज शेयर इन कैश एंड फर्नीचर ऑफ ₹16,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। बेटा एक बात सोचो, इसी क्वेश्चन में फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है आपको, 2,40,000। तो 2,40,000 का 1/4 उसको टोटल लेकर आना था, यानी कि वो कितना बनता है, 60,000। अब 60,000 में से भी वो क्या कह रहा है, ही कुड ब्रिंग ओनली 40% ऑफ हिज शेयर इन कैश। तो इसका 40% यानी कि वो कितना होता है, 24,000। तो 24,000 उसको लेकर आना चाहिए था, पर वो क्या कह रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही ब्रॉट। तो वही तो कह रहा है ये कि 40% वो अपने साथ लेकर आया है। तो आंसर इज 24,000। इसी का एक और क्वेश्चन है, वो ट्राई करते हैं। यहां पर देखिए वो क्या कह रहा है, युवराज वॉज अनेबल टू ब्रिंग डैश अमाउंट एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। कितना वो नहीं लेकर आया है,
जैसे मैंने अभी बताया, इसका उसको कितना लेकर आना था, 1/4, जो कि कितना बनता है 60,000। अब 60,000 के बारे में देखो क्या कह रहा है, सुनिएगा। 60,000 वो है जो उसे लेकर आना था। कह रहा है वो 40% कैश लाया, तो बेटा कैश की वैल्यू आ गई 24,000। उसके अलावा कह रहा है 16,000 रुपए का वो फर्नीचर भी लेकर आया, बस बाकी तो वो लेके ही नहीं आया। तो कितना लेकर नहीं आया, वो पार्ट जो वो लेकर नहीं आया, उस पार्ट की वैल्यू अगर हम निकालें तो उस पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, 20,000। तो अकॉर्डिंगली योर आंसर शुड बी ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आप में से किसी का कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट्स में आप अपने डाउट भेज सकते हैं। और हमारी ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। बहुत ही जल्दी हम अपना अगला चैप्टर यानी कि रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर भी लेकर आएंगे। जल्दी से आपके जितनी जल्दी आपके कमेंट्स और लाइक्स और मैसेजेस आएंगे वो मुझे मोटिवेट करेंगे अगली वीडियो उतनी ही जल्दी लाने के लिए। मुझे भी तो लगना चाहिए कि मेरी मेहनत के साथ आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी। टिल देन बाय बाय।